नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 6 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एक बर्ड लोकेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यूबा। क्यूबा क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, कैरेबियन सी के पास है और यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है और नीचे में साउथ अमेरिका है। यहाँ पे कैरेबियन सी है, बीच में मैक्सिको का रीजन है। अगला आर्टिकल है, राष्ट्रपति के G20 आमंत्रण में भारत ने इंडिया की जगह ले ली। यहाँ पे जो इंडिया के नाम से हमेशा जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर निकलता था उसके स्थान पे, इंडिया के स्थान पे भारत का प्रयोग किया गया। पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। तो ये दो चीजें ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे भारत का जो नाम है वो इंडिया के से परिवर्तित किया जा रहा है। अगला आर्टिकल है कि ब्रिक्स के विस्तार के निहितार्थ क्या है, मतलब कि द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। फिर अगला आर्टिकल है, पहाड़ों में बुनियादी ढांचे का विकास मैदानी इलाकों की तरह नहीं होता है। तो इसको भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बर्ड लोकेशन। तो वर्ल्ड लोकेशन के लिए हम लोग क्यूबा को पढ़ेंगे। तो क्यूबा आज न्यूज में क्यों था? द हिंदू के न्यूज में आ जाया था। इसका मुख्य बात यह है कि क्यूबा ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में जो मानव तस्करी की जा रही थी यूक्रेन में, जो रूस के युद्ध में लड़ाई में भाग ले सके, इसी के लिए यह मुख्य आज न्यूज था। ठीक है, जो द हिंदू में आया था कि क्यूबा के जो विदेश मंत्रालय है वहां कहा गया कि एक कथित मानव तस्करी गिरोह की पहचान की गई है जिसका उद्देश्य यूक्रेन में रूस के युद्ध में लड़ने के लिए अपने नागरिकों को भर्ती करना है। इसका लोकेशन देख लेते हैं क्यूबा का। ठीक है, ये क्यूबा है, यहाँ पे कैरेबियन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सियरा मैस्ट्रा जो भी न्यूज में आता है ना लोकेशन, उसे एक बार देखना बहुत आवश्यक है। क्यूबा के पास ही है गल्फो दे बाटाबानो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। ये जो है एरिया है नॉर्थ अमेरिका का एरिया है और इसके नीचे जो है एरिया जो साउथ अमेरिका का एरिया है। इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो एक और इंपॉर्टेंट है कि क्यूबा और जमैका के बीच में कौन सा ट्रेंच है? तो कायमन ट्रेंच है यहाँ पे, इसे भी याद रखिएगा। इधर इस साइड में हैती है जिसकी राजधानी पोर्टो प्रिंस है। एक और लोकेशन देख लीजिए, इसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्यूबा है, इसकी राजधानी जो है वो हवाना है। ठीक है, ये कैरेबियन सी के पार्ट में है और यहाँ पे द बहामास है, ये यूएसए का पार्ट है। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप में देखना है यहाँ का लोकेशन तो ये क्यूबा है। यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति के G20 आमंत्रण में भारत ने इंडिया की जगह ले ली। मतलब कि जो भारत नाम है, इंडिया के नाम से जो डेनोट किया जाता था ऑफिशियल लेटर्स में, उसमें अब इंडिया के स्थान पे भारत का नाम लिखा गया है। तो इसी में राष्ट्र द्वारा कहा जाता है कि संसद के जो अभी विशेष सत्र चल रहा है, संसद का स्पेशल सेशन के दौरान देश के लिए केवल एक नाम को औपचारिक रूप देने की योजना से इनकार करता है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इंडिया से डरती है। ये सब तो जितने भी पॉलिटिकल बातें उसे अवॉइड कर देंगे। ठीक है, फिर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पे आधिकारिक भोज के लिए, यहाँ पे मुख्य बात यही है कि नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आधिकारिक भोज के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यों और सरकारों के प्रमुखों को और भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजे गए निमंत्रण में कहा गया इंडिया शब्द के स्थान पे भारत को लाया गया, जिसके लिए यहाँ पे विवाद शुरू हो गया। तो इस निमंत्रण कार्ड को पर सामान्य रूप से जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था, वर्तमान समय में जो लिख के भेजा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यही मुख्य मुद्दा का कारण है। इसमें विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि विपक्ष ने बदलाव के कारण पर सवाल उठाया, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्रियों और नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। तो यहाँ पे सरकारी सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि आने वाले महीनों में आधिकारिक संचार के लिए भारत का ही प्रयोग अधिक होगा इंडिया के स्थान पे। तो ऐसा अधिकारियों का कहना है कि इंडिया के स्थान पे अब भारत शब्द का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। तो
भाजपा ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह नोट्स के कवर को यहाँ पे कहा जाता है, ये कवर पेज को जो ट्विटर पे लाया गया, तो जिसमें उसमें भी कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ठीक है, यहाँ पे इंडिया हटा दिया गया। तो विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि संचार में इंडिया के बजाय भारत का नाम में बदलाव इंडिया ब्लॉक को देश के नाम के साथ पहचाने जाने से रोकने का एक तरीका है। तो ये सभी जितने भी अपोजिशन वाले रहते हैं, आप कुछ भी सही कर लीजिए, वो कुछ ना कुछ तो अपोज में बोलेंगे ही। तो एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये सब नाम चेंज करने से कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है कि हम वर्तमान समय जो समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, इन सारी समस्याओं को, जो बाढ़ आ रहे हैं, हिली रीजन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा इंप्रूव कैसे होगा, तो ये मुख्य मुद्दा है, इसे कैसे इंप्रूव करना है। ये नाम बदलने से किसी देश का भला नहीं होता है या वहां के नागरिकों का कोई भला नहीं होता है। ये सिर्फ आज बीजेपी का सरकार है तो वो अपने अनुसार से नाम बदलेगा, फिर कांग्रेस का सरकार आएगा, फिर वो अपने अनुसार से नाम बदलेगा, इससे कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। तो एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, यहाँ पे तो सही बात है कि आर्टिकल 1 में कहा ही गया है कि इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का एक संघ है, तो इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता कहाँ है, ऐसा एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा। तो पार्टियों के भारतीय गुट ने अपने गठबंधन के लिए देश की पहचान को कम करने की कोशिश की है, जो अच्छा नहीं है, और इसलिए भारत नाम का उपयोग एक उपनिवेश विरोधी नामकरण के रूप में है और देश के नाम को इससे बाहर लाने के लिए किया जा रहा है। इसे एक और बात कही जाती है कि ये जो है ये रिडक्टिव एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक मंत्री के द्वारा कहा जाता है और इसकी आवश्यकता है रिडक्टिव एक्सरसाइज की। तो यही था पूरा आर्टिकल, कुछ खास नहीं था, बस नाम बदलने की ही बात थी यहाँ पे। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि ब्रिक्स के विस्तार, जो इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के विस्तार के निहितार्थ क्या है, तो इसी के बारे में राइटर कहते हैं। ये आज आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल में आया था, ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि जो अभी 24 अगस्त को 15वां जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पिछले जो 5 मेंबर्स थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वहीं अभी इनवाइट किए गए 6 नए जो मेंबर बने हैं ब्रिक्स के, ईरान, सऊदी अरब, उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और वेस्ट एशिया से जो है इजिप्ट और इथियोपिया, अफ्रीका से किया गया, और अर्जेंटीना जो कि लैटिन अमेरिका से किया गया। तो ये सभी देश को भी आमंत्रित किया गया। तो यही बातें की जा रही है यहाँ पे कि यह बताया जा रहा है कि 40 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता में रुचि दिखाई थी, जिसमें से 22 ने ऑफिशियल एप्लीकेशन दिया, मतलब कि औपचारिक आवेदन जमा किया। कहा जा रहा है कि 2009 से ब्रिक्स की वार्षिक बैठक शिखर स्तर पर होती रही है और इसे कई मंत्री स्तरीय और विशेषज्ञ सम्मेलनों का समर्थन प्राप्त है। इसने 2 प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया है। यहाँ पे ये क्लियर कहा जाता है कि इट हैज स्वैप्ड 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस, द न्यू डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असेसमेंट एंड द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर, इसी को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो यही बात कही जा रही है कि इसने ब्रिक्स ने 2 महत्वपूर्ण संस्थान का जन्म दिया है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, जो कि अल्पकालिक भुगतान, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दबाव का सामना करने वाले देशों को सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसी में कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो पहले ही 33, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो पहले ही $33 बिलियन से 96 परियोजनाओं में कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि 96 प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी वो वित्त पोषण कर रहा है। ब्रिक्स सदस्य पश्चिम पर हो, तो मुख्यतः इसका जो ब्रिक्स का जो मेन मोटिव है ना, ये है कि जो हमारा वेस्टर्न कंट्री है उसको काउंटर करना, वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा एक बहुत ही बेहतर ग्रुप बनाना, जिससे कि जो डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खास के साउदर्न रीजन में, उनका ज्यादा से ज्यादा विकास करना। इसी के लिए ये देश एकजुट हो रहे हैं। तो ब्रिक्स स्तर पे जो ब्रिक्स सदस्य हैं, पश्चिमी प्रभुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रति अपने असंतोष में एकजुट हो रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे थे। तो वर्ल्ड बैंक,
जैसे इन कुछ नामों का बात बताया जा रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। तो इन सारी चीजों को इनके विभिन्न निकाय जो विशेष रूप से सुरक्षा परिषद और हाल ही में जोहान्सबर्ग में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उन्हें कल की दुनिया को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा। मतलब कि इन्हीं चीजों को काउंटर करने के लिए कहा है कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा प्रभुत्व है, तो उसी के ऑप्शन के रूप में ब्रिक्स को इतना बेहतर बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किया है। तो ब्रिक्स पश्चिम के नेतृत्व वाली इस विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। यही मेनली कहा ही जा रहा है हर एक बार कि ये जो है वो पश्चिमी देशों का चुनौती दे रहा है। यह अंतर ब्रिक्स आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद एक और बात कही जाती है कि जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में जो भी ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है उसी में कहा जा रहा है कि स्पष्ट रूप से दावा किया गया है सदस्यों की रणनीतिक हिस्सेदारी, मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अधिक प्रतिनिधि, निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ठीक है, यहां पे कहा जाता है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर, इसी को कहा जाता है अधिक प्रतिनिधि, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने के लिए निर्देशित की गई है। तो ब्रिक्स की सदस्यता के हालिया विस्तार ने एक ऐसे समूह को आकार दिया है जो वैश्विक धारणाओं और हितों के अनुरूप है, जो मैक्सिमम डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के हितों के अनुरूप है, और सामूहिक रूप से एक विस्तारित सम्मेलन को काफी आर्थिक ताकत देगा, मतलब कि वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और इसमें एक बात कही जाती है कि जो वैश्विक धारणाओं के अनुरूप है। तो प्रस्तावित विस्तार में कैसे कहा जाता है कि जो ब्रिक्स है हमारा, वो ब्रिक्स के पास दुनिया की 46% आबादी है। जो बड़े बड़े कंट्रीज ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो 46% आबादी जो है वो ब्रिक्स के पास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बात और कही जाती है कि जबकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए, जो ग्लोबल जो हमारा जीडीपी है उसकी हिस्सेदारी में बात की जाए, तो यहाँ पे 31.5% से बढ़कर 37% हो गई है जब से 6 नए सदस्य जुड़े हैं। और जो G20 और जो G7 के 30% के सकल घरेलू उत्पाद से काफी आगे, तो यही G7 में जो है वो मात्र 30.7% जीडीपी है, और यहाँ जो है वो 37% है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो ब्रिक्स है वो G7 से ज्यादा आगे बढ़ गया है। उसके बाद 5 प्रमुख सदस्यों का जो वैश्विक निर्यात था, जो पहले से 5 प्रमुख सदस्य थे उनका जो वैश्विक निर्यात था वो था 23%, और जो वैश्विक आयात था वो था 19%। परंतु नए सदस्यों को जुड़ने के बाद ये जो आंकड़ा है, इसमें जो निर्यात है उसमें मतलब कि एक्सपोर्ट में 3.60% में वृद्धि हो गई है, और इंपोर्ट में 3% की वृद्धि हो गई है। तो प्रमुख जो प्रभाव पड़ा है ऊर्जा क्षेत्र पर होगा। 2022 में लगभग 90 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वैश्विक तेल उत्पादन में से पहले के 5 ब्रिक्स सदस्यों ने वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सा लिया था। यह अब बढ़कर 42 हो गया। तो ये देखिए, जो तेल के लिए जो था पहले जो उत्पादन था 20% था, लेकिन वर्तमान में 6 देशों के जुड़ने से ये 42% जो हो गया। मुख्य जो हमारा एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है इन्हीं देशों के साथ हो रहा है। अब देख लेते हैं कि जो भू राजनीतिक मूल्यों में जो वृद्धि हुई है ब्रिक्स में जो 6 देशों के जुड़ने से, तो नए ब्रिक्स सदस्य समूह में काफी भू राजनीतिक मूल्य आएंगे। पश्चिम एशिया के लोग पहले से ही ब्रिक्स सदस्यों से निकटता से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है, सऊदी अरब का तेल उत्पादन का 35% जो हिस्सा है वो चीन को जाता है और भारत को जाता है। ठीक है, तो रूस जो पहले से ही चीन और भारत का प्रमुख तेल आपूर्ति करता है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। तो प्रमुख जो देश है ना, खासकर जो तेल उत्पादक के हैं, वो ब्रिक्स में जुड़ते जा रहे हैं। और अब ब्राजील को भी एक बाजार के रूप में देखा जाने लगा है। पहले जो इंडिया था, अब ब्राजील भी आ गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध के बावजूद ईरान ने, जो ट्रंप का अवधि था उस समय जब राष्ट्रपति थे, उसी के अवधि में प्रतिदिन 4 लाख बैरल के निचले स्तर से इस साल अगस्त में तेल उत्पादन बढ़ाकर 2.2 MBD 2.2 MBD, ठीक है, कर दिया है, जिसका अधिकांश हिस्सा चीन को जा रहा है।
तो यही बात कही जा रही है कि जो हमारे प्रमुख जो तेल के उत्पादक हैं वो हमारे ब्रिक्स के ही मेंबर हैं। तो राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर रेड सी में मिस्र और इथियोपिया की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इससे क्या होगा कि हम अपना सिक्योरिटी को भी सुरक्षित रख पाएंगे। रेड सी के पास जो हमारे मेंबर्स कंट्री हैं, जबकि अर्जेंटीना वहां पे लैटिन अमेरिका के पास भी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये सारे चीज जो हमें वैश्विक पटल पे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रुप के रूप में उभारेगा। ठीक है, तो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों और अन्य बैठकों में उठाए जा रहे मुद्दे पर गौर करने के बजाय पश्चिमी टिप्पणीकारों ने इस समूह की निंदा की है। वो तो कोई भी अपोज अगर करेगा तो वो निंदा करेगा ही। तो इसमें कोई साझा दृष्टिकोण नहीं कहा गया है। उसमें जो वेस्टर्न कंट्री है उनके द्वारा कहा गया है बस ये बातचीत की दुकान है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये सिर्फ बातचीत की दुकान है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए जाने जाते हैं। इन आलोचकों में कोई दम नहीं है। ब्रिक्स नेता 15 वर्षों से अधिक समय से मिल रहे हैं और हर बार उन्होंने अपने आंतरिक मतभेदों और प्रतिस्पर्धाओं को पर काबू पाकर सर्वसम्मति से घोषणा जारी की है। पिछले कुछ वर्षों में घोषणाओं की सामग्री में विस्तार हुआ है और विशिष्ट डिलीवरेबल्स पर ध्यान दिया गया है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम सही लक्ष्यों तक पहुंच सके। तो उनके हित के क्षेत्रों में लगातार ही विस्तार होता जा रहा है। यही सारे प्रमुख मुद्दा थे। इसमें और एक चीज कही गई है कि जो जैसे यूएई हो गया या रूस हो गया या फिर और जो मेंबर्स हैं, इसमें हम लोग जो स्थानीय मुद्रा का भी प्रचलन बढ़ा सकते हैं। तो आंतरिक व्यापार और वित्तीय लेनदेन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए हैं। यहाँ पे घोषणा पत्र में कही गई है कि राजनीतिक मुद्दों पर इसके सदस्यों के साझा विचारों को भी दर्शाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीयता, पश्चिम एशिया की समस्या, तो यही कुछ बात कही जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीयता जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, उसके बाद पश्चिम एशिया की समस्या यानी कि सीरिया, यमन, फिलिस्तीन, अरब शांति पहल और ईरान परमाणु समझौता, यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक आतंक, इन सभी समस्याओं से उभरने के लिए ये देश एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि ब्रिक्स पहले से ही है, तो इसी को कह रहे हैं कि इसको और मजबूत किया जा रहा है। नए ब्रिक्स सदस्य विशेष रूप से पश्चिम एशिया के, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से इस राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में फिट बैठते हैं। 2020 से सऊदी अरब और यूएई दोनों ने अमेरिकी संबंध है उससे छुटकारा पा लिया है और अपने लिए स्वतंत्र विदेशी नीति का पथ का आकार दिया है, मतलब कि खुद का स्वतंत्र विदेश नीति बनाया है। तो सऊदी अरब ने तनाव कम करने और बातचीत करने जनवरी 2021 में कतर की नाकाबंदी को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो कतर के साथ भी इसका बेहतर संबंध हो गया। तुर्की के साथ बातचीत करने लगा है यूएई और 2021 से ईरान से भी बातचीत शुरू हो गई। तो इस क्षेत्रीय गतिविधियों की परिणति इस साल मार्च में ईरान के साथ भी चीन की मध्यस्थता में हुए समझौता के साथ हो गया। तो यूएई ने भी ईरान के साथ संबंध को सामान्य कर लिया है। तो यही बातें कही जा रही है कि अब जो हमारा मिड ईस्ट रीजन है वो ज्यादा बेहतर डेवलपिंग कंट्री जी का जो सहयोग होगा उससे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जिससे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज के एक पक्ष जो नीति बनाई जाती है, जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो इस क्षेत्रों का एक विकल्प ढूंढकर खुद का हम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यूएई ने भी ईरान के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया है। खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अफ्रीका के हॉर्न में अपने समुद्री चिन्ह का विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ब्रिक्स में ईरान का परिप्रेक्ष्य इस मायने में अनुकूल है कि ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी भूमिका के अलावा यह त्वरित क्षेत्रीय, यहाँ पे कहा जाता है कि यह त्वरित क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के अवसर भी खोलता है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हुए हैं, तो इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मरणासन उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी परियोजना के पुनरुद्धार के अवसर खुल गए हैं, जिसके साथ भारत भी जुड़ा हुआ है। वहीं जबकि पश्चिमी लेख उभरते वैश्विक द्विधारी विभाजन और एक नए शीत युद्ध की राग अलाप रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है पश्चिमी देशों द्वारा कि ये एक नया शीत युद्ध का शुरुआत है। भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्य इस अदूरदर्शी दृष्टिकोण को पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे किसी के बीच में कोई संबंध खराब नहीं है। ये मुख्यतः पश्चिमी देशों का एक विकल्प है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर देते हैं और सदस्य राष्ट्र इसकी मांग करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके हितों का सम्मान किया जाए। फिर यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक हालिया मीडिया रिपोर्ट ने जोहान्सबर्ग, जो अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, को आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण
मोड़ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही आवश्यक है हमें वेस्टर्न कंट्री को काउंटर करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होने की जरूरत है। सार्क भी ऐसा बनाया गया है, परंतु भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होने के कारण इसमें निरंतर कोई भी प्रगति नहीं हो पाती है। तो ब्रिक्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, जिससे कि हम डेवलपिंग कंट्री और लिस्ट डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा ध्यान दे सके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला आर्टिकल है टाइम टू डिसाइड। अब समय आ गया है डिसाइड करने का कि पहाड़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन द हिल कैन नॉट बी द सेम एज द प्लेन। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि पहाड़ों में बुनियादी ढांचे का विकास मैदानी इलाकों की तरह नहीं हो सकता है। तो अब निर्णय लेने का समय आ चुका है। अगस्त में उत्तर भारत में बाढ़ से हुई तबाही ने बड़े स्तर पे चिंता उत्पन्न कर दी है। ठीक है, उसके बाद पिछले महीने भारत के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उनके सुझाव दिया कि एक विशेषज्ञ समिति हिमालय क्षेत्र की वहन क्षमता पर पूर्ण और व्यापक, यहाँ पे डी वाई चंद्रचूड़ ने एक कमेटी को गठित किया गया जिसमें कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए एक कमेटी की बात की गई। ठीक है, जो पूर्ण और व्यापक अध्ययन करे। इसके बाद केंद्र ने 13 सदस्यीय तकनीकी समिति गठित करने का प्रस्ताव किया जिसमें वहन क्षमता, ये 13 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी जो कैरिंग बायोलॉजी एंड जनरली रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ए स्पीसीज। यहाँ पे कहा जाता है वहन क्षमता जनसंख्या जीवन विज्ञान के से लिए गए अवधारणा और आमतौर पर एक प्रजाति की मात्रा को संदर्भित करता है कि उस क्षेत्र में की प्रजाति आवश्यक है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। मतलब कि प्रकृति जो हमारा ये आवश्यक है या फिर हम जो नए नए वहां पे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं वो आवश्यक है। तो इसी को जांच करने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति की गठन की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जो एक परिभाषित पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थायी रूप से पनप सकता है। तो इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी इज अ कॉन्सेप्ट ड्राइवन फॉर पॉपुलेशन बायोलॉजी एंड जनरली रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ स्पीसीज दैट कैन थ्रिव सस्टेनेबली इन अ डिफाइंड इकोलॉजी। वही इकोलॉजी सिस्टम का बात किया जा रहा है कि इकोसिस्टम कैसा हो जिससे कि हमें जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं करे। यहाँ पे कहा जाता है कि आमतौर पर क्षमता से अधिक आबादी होने से कहा जाता है राइटर के द्वारा कि कहीं भी अगर आबादी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे गुणवत्तापूर्ण चीजें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आमतौर पर क्षमता से अधिक आबादी होने से संख्या में जो प्रकृति होती है उसकी गिरावट आ जाएगी, जैसा कि तब देखा जाता है जब घास के मैदान का अतिचरण हो जाता है। मतलब घास का मैदान में बहुत ज्यादा उसके घास को चर दिया जाता है किसी पशु द्वारा, या अचानक से आक्रामक प्रजाति वहां आ जाते हैं जिससे कि वहां का जो बायोम होता है वो खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कहा जाता है कि जो हमारा हिली क्षेत्र है जो सुंदर है, यहाँ पे प्रकृति है और इसमें ज्यादा जनसंख्या अगर आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा और लोग आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है ये अपना मूल भाव खो देगा। तो हिल स्टेशन और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में इन विचारों को लागू करना, जैसे कि जो चुनौतियां हैं मुख्यतः यहाँ पे कही जा रही है, जो चैलेंजेज है हमारा मेन है बढ़ती जनसंख्या, उसके बाद बुनियादी ढांचे की जरूरत, उसके बाद अनिश्चित भौगोलिक संरचना। तो इसके बीच में इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। तो हाल के इतिहास को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि हिमालयी राज्यों में प्रत्येक हितधारक के लिए एक उदासीन वैज्ञानिक राय स्वीकार हो। 2013 में यहाँ पे राइटर बताते हैं कि 2013 में जिस तरह से उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आया उसके बाद तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में जल विद्युत परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की समिति बनाई। तो मतलब कोई भी समस्या होने के बाद ही हम जागरूक क्यों होते हैं, हम पहले से ही क्यों असेसमेंट नहीं करते हैं, यही बातें राइटर के द्वारा कही जा रही। उस समय तुरंत हम विशेषज्ञ की एक समिति नियुक्त की। हालांकि समिति की रिपोर्ट ने प्रस्तावित वन बिजली परियोजनाओं को कम करने की बात की, लेकिन वे जो सड़कें बनाई जा रही है इतनी तेजी से, जो यहाँ पे हम फिगर में भी देख सकते हैं, इतनी तेजी से जो सड़कें बनाई जा रही है इसके बारे में कोई भी बातें नहीं कही गई। जो पहाड़ों को निरंतर काटा जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, उनके बेस को कमजोर किया जा रहा है, तो उनको प्रतिबंधित करने में विफल रही, जिसे स्थलाकृति के लिए अनुपयुक्त माना जा रहा है। तो केंद्र का जो ताजा प्रस्ताव जो आया है अभी वर्तमान समय में बाढ़ आने के बाद से, तो ये कोई नया नहीं है। राइटर कहते हैं कि 2020 में ही इसने 13 हिमालयी राज्यों के बीच उनके हिमालय स्थानों
हिमालय हिल स्टेशनों, उसके बाद शहरों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश पारित किया गया था। ये 2020 में ही किया गया था, परंतु अभी भी तक नहीं हुआ है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने मई में भी सभी राज्यों को इस तरह का अध्ययन करने और उन्हें जल्दी से जल्दी इस पे एक निश्चित निष्कर्ष निकालने का निर्देश दिया है, परंतु ऐसा हो भी नहीं पा रहा है। इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ मेन जो होता है नेक्सस जुड़ाव होता है यहाँ, खासकर बुनियादी ढांचे में विकास के लिए जो केंद्र का जो अपना हित है, उसके बाद और भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका हित है, बहुत सी चीजें हैं। तो इसीलिए इन चीजों में इनके रिपोर्ट्स आने में देरी होती है, खासकर पर्यावरणीय जो एनओसी मिलता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक साक्ष्य का क्या निष्कर्ष है? तो वैज्ञानिक जो है इनका क्या निष्कर्ष देते हैं? तो जैसे जनवरी में यहाँ पे कहा जाता है कि जनवरी में उत्तराखंड में जोशीमठ में हुए भूमि धसान, मतलब कि जो लैंडस्लाइड हुआ था अभी, उसके बाद ने भी बुनियादी ढांचे के विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संघर्ष पर बहस छेड़ दिया। लेकिन कुछ ही महीने में हिमालय क्षेत्र में एक अप्रत्याशित बाढ़ भी देखने को मिला, जिसमें पहाड़ों पर बनी सड़कें और राजमार्ग भी बह गए। बहुत ऐसा हुआ है कि रोड्स और जो हमारा नेशनल हाईवे वो भी बह गया। अधिक समितियां और रिपोर्ट इस वास्तविकता को नहीं बदल सही। मतलब कि कहा जाता है कि कितना भी हम समिति बना लें, कितना भी हम रिपोर्ट दे दें, निरंतर जो हम कमेटी बनाते रहते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारा हिली रीजन है प्रकृति को बचाने के लिए है, और यहाँ पे बुनियादी ढांचा का विकास जो है वो मैदानी इलाकों की तरह कभी भी नहीं हो सकता है, आप कितना भी उस पर सर्वे कर ले। या तो राज्यों को अधिक टिकाऊ निर्माण करना, या तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाए, या तो निवासियों के लिए जो जोखिम है उसको कम करने के लिए कोई नए तरीके ढूंढे जाए, नए ऑप्शन दिए जाए। उसके बाद या तो क्षेत्रों में कह दिया जाए कि नो गो जोन, इन क्षेत्रों में जो बाहरी लोग हैं, जो खासकर पर्यटन आते हैं, उनको आने से मना कर दिया जाए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो बहुत सी सरकार है वो बहुत समय से ऐसे समय का इंतजार करती है कि जब हम सरकार में आए, जब हमें पावर मिल जाए, तो हम इस अवसर का सही से उपयोग कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा डेवलप कर सके, जिससे कि हमें मोटी कमाई हो सके। तो जैसा कि स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य का निष्कर्ष है, तो कहावत को कहा जाता है कि सड़क पर गिरने का विकल्प अब मौजूद नहीं है। मतलब कि आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लें, जो क्षेत्र ये प्रकृति से संपूर्ण है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में जो सड़कें हैं वो अन्य लोगों को, जो यहाँ पे निवासी हैं, उनके जीवन पे हमेशा से खतरा मंडराता रहता है। इसलिए इन क्षेत्रों को नो गो जोन घोषित भी कर सकते हैं, या फिर इसको ज्यादा सावधानी से छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो यही बातें राइटर यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रो वोवल कैन डाउन द रोड नो लॉन्गर एग्जिट, मतलब कि आप ज्यादा परेशान करेंगे इस क्षेत्रों में, ज्यादा बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, प्रकृति की मार से कोई नहीं बचा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रकृति का संरक्षण पर ध्यान देना होगा, जनसंख्या के कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। ये सारी चीजें हैं जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। यही सारी बातें इस स्लाइड में कहा गया है। तो कैसा लगा मेरा आर्टिकल, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।